कॉन्ट्रैक्ट टू का जो हाँ, मैं अभी सब्जेक्ट है तक तो देख के वो, मुझे ये समझ में आया कि हाँ अब तो नहीं है। हाँ, वो लिमिटेड ही सब्जेक्ट है, ज़्यादा मतलब वास्ट सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं इसके अंदर, कुछ ज़्यादा चीज़ें ऐसी है नहीं। तो इसलिए ये कह नहीं सकते कि बहुत टफ सब्जेक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट टू में हमने सेल्स वाला कर लिया था, पार्टनरशिप वाला कर लिया था। अब जो मेन कॉन्ट्रैक्ट टू है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वन हमने थर्ड ईयर में पढ़ लिया था, थर्ड सेमेस्टर में, और अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट जो हाफ पार्ट था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जो हमारा क्रैश कोर्स असाइनमेंट नंबर 1 है, उसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बेलमेंट। बेलमेंट क्या होता है, इसके वेरियस काइंड्स क्या है, इसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो बेलमेंट को समझने के लिए आपको बेलर और बेली को समझना पड़ेगा। तो बेलमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो डिलीवरी करने वाले और डिलीवरी लेने वाले के बीच होता है। फॉर एग्जांपल, एक एजेंट को जब उसका जो ऑनर होता है वो माल सप्लाई करता है, तो वहाँ पे जो बेलर होता है वो मालिक होता है, और जो बेली होता है वो उसका एजेंट होता है। इसमें सेलर और बायर नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सेल नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट सिर्फ अपने एजेंट को डिलीवर किया जा रहा है। तो माल जब एजेंट को डिलीवर होता है तो उसके बाद जो एजेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है माल को ठीक से टेक केयर करना, जैसे उसका अपना माल हो उस तरीके की वो उसके अंदर सारी प्रिकॉशंस लेगा जैसे वो अपने माल के लिए लेता है। इवन उसके साथ एक और रिस्ट्रिक्शन जुड़ी हुई है कि जैसा मालिक का ऑर्डर होगा वैसे वो माल की सेफ्टी के लिए सारी तैयारियां करेगा। तो ये बेलर और बेली का जो एग्रीमेंट होता है इसे बेलमेंट कहते हैं। तो बेलमेंट वो एग्रीमेंट है जो रिलेशनशिप है एक एजेंट के बीच में और इसके ऑनर के बीच में। मतलब यहाँ पे बायर और सेलर का एग्रीमेंट नहीं हो रहा, ऑनर और उसके एजेंट का एग्रीमेंट हो रहा है। अगर हम बेलमेंट की बात करें तो सेक्शन 148 के अंदर ये डिफाइन किया हुआ है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। अब हम काइंड्स ऑफ बेलमेंट की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं जैसे हायरिंग ऑफ गुड्स। किसी गुड्स को हमने हायर किया, फॉर एग्जांपल हमने अपने किराएदार को कमरा किराए पे दे दिया। तो जब हम उसको कमरा किराए पे दे रहे हैं तो केवल पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही वो किराया नहीं देगा हम उसको बाहर निकालने की वो रखते हैं, मतलब पावर रखते हैं, क्योंकि हमने उसका ट्रांसफर नहीं किया, अपने राइट्स ट्रांसफर नहीं किए, केवल पोजीशन ट्रांसफर किया था, और पोजीशन के बदले में हमें वो पेमेंट दे रहा था। या फॉर एग्जांपल, मान लो कि हमने कोई कार रेंट पे ले ली, तो कार जब रेंट पे हमें पता नहीं, जब तक उसका रेंट जाता रहेगा, जैसे ही रेंट डिलीवर होना बंद होगा वैसे गाड़ी वापस अपने एक्चुअल ओनर के पास चली जाएगी। अगर हम बेलमेंट के एग्रीमेंट को समझ लें तो बेलमेंट के एग्रीमेंट में कुछ एसेंशियल गुड्स आते हैं, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं बेलमेंट के अंदर। तो पहला है डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स। यहाँ पे सिर्फ पोजेशन की डिलीवरी की जाती है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्लैट आपका खाली पड़ा हुआ है कहीं पर, आपने अपने एजेंट को या किसी प्रॉपर्टी डीलर को दे दिया, डीलर को चाबी दे दी, पोजीशन ट्रांसफर कर दिया कि कोई किराएदार आए तो मेरा फ्लैट किराए पे चढ़ा देना, क्योंकि मैं इस शहर में रहता नहीं या इस सिटी में नहीं रहता हूँ, इसलिए मेरे लिए मुश्किल है बार बार आना। तो आपने चाबी अपने एजेंट को यानी कि अपने वो डीलर को दे दी, तो डीलर के पास का पोजीशन तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं। अब केवल वो उतना ही यूज़ कर सकता है आपके फ्लैट का जितना आपने परमिट किया, आपने ऑथराइज किया। तो आपने कितना ऑथराइज किया कि वो किसी किराएदार को जाके कमरा दिखा दे, उसकी मेंटेनेंस के लिए आपने थोड़ा सा उसको याद दे दी कि किराए पे चढ़ाने से पहले साफ सफाई करा दे, पेंट करा दे, वाइट वॉश करा दे, कोई नल का खराब हो ठीक करा दे। यानी कि जितने आपने परमिशन दी उतना ही वो फ्लैट का इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो वो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट या यूज़र बन जाएगा, फिर उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो कहना शुरू कर दे आपके फ्लैट में, क्योंकि उसको पता है आप तो इस शहर में रहते ही नहीं है, या वो किराए पे चढ़ा दे किसी पीजी के लिए और आपको बताए ना, तो उस तरीके कोई भी अनऑथराइज एक्टिविटी करता है तो उसके लिए उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। इसके अलावा डिलीवरी ऑफ पोजेशन अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर पोजेशन का डिलीवर हो रहा है तो एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हो रहा है, इसलिए दोनों पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है वो कम्पिटेंट होनी चाहिए, उनके कंसेंट फ्री होनी चाहिए, मतलब वो मर्जी से इस कॉन्ट्रैक्ट में आए, जबरदस्ती नहीं। रिटर्न और डिस्पोज ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ये जो भी गुड्स का ट्रांसफर हो रहा है पोजेशन का उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा, और रिटर्न कब होगा, जब ये पोजेशन एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 11 महीने का एग्रीमेंट किया, 11 महीने कंप्लीट हो गए तो किराएदार ने आपका फ्लैट वापस खाली कर दिया और आपने उसकी सिक्योरिटी दे दी और दोनों की तरफ से चीज़ें खत्म हो गई। तो ये एक एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है जो दोनों के बीच में होता है। इसमें कंडीशन डायरेक्शन प्री डिसाइडेड होती है, पहले से डिसाइड रहती है। इसमें केवल बेलर से बेली को सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, ऑनरशिप का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेलमेंट, अलग अलग बेलमेंट हो सकते हैं।
बेलमेंट दैट बेनिफिट बोथ द बेलर एंड बेली, ऐसा एग्रीमेंट जो बेलर और बेली दोनों के लिए होता है। जैसे हम कार पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, तो हमारी गाड़ी की सिक्योरिटी हो जाती है और पार्किंग वाले को पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ का एग्रीमेंट हो गया। ये भी बेलमेंट एग्रीमेंट है। इसमें भी आप अपनी गाड़ी की चाबियां और गाड़ी इसको दे रहे हैं, लेकिन मालिक थोड़ा ना बना रहे हैं उसको, वो केवल आपकी गाड़ी की सुरक्षा कर रहा है जब तक आप उधर है, उस पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी हुई है तब तक के लिए। अ बेलमेंट दैट ओनली बेनिफिट द बेलर, कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिसमें केवल बेलर को फायदा होता है, बेली को कोई फायदा नहीं होता। जैसे वैलेट सर्विस में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो वहाँ पे वैलेट पार्किंग होती है, तो उसमें आप कोई पर्ची नहीं कटवाते, कोई मतलब कोई चार्जेस नहीं देते, लेकिन फिर भी वो आपकी गाड़ी की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पे बेनिफिट किसको मिल रहा है? ऑनर को मिल रहा है, बेलर को मिल रहा है, बेली को बेनिफिट नहीं है, उस करंट पोजीशन पे तो नहीं है। बेलमेंट दैट ओनली बेनिफिट द बेली, कुछ बेलमेंट एग्रीमेंट होते हैं उसमें केवल बेली को बेनिफिट मिलता है, बेलर को कोई बेनिफिट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं और लाइब्रेरी में जाके बुक को पढ़ते हैं, तो बुक का ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा हमारे पास, लेकिन बुक का जो बेनिफिट है वो ट्रांसफर हो रहा है हमें। यानी कि बेली को फायदा हो रहा है, जो बुक का असली मालिक है लाइब्रेरी, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि फ्री पब्लिक लाइब्रेरी है इसलिए। अब है, बेलमेंट एग्रीमेंट कब टर्मिनेट हो सकता है, कब ये एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा? तो ये एग्रीमेंट जब खत्म होगा, जब पर्पस खत्म हो जाए, जिस पर्पस के लिए आपने एग्रीमेंट, जैसे गाड़ी पार्क की, पार्किंग में से आप आए, अपनी गाड़ी वापस ले ली, तो एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। जब आपने फिक्स टर्म्स के लिए किया हो, जैसे 11 महीने के लिए फ्लैट किराए पे चढ़ाया, 11 महीने पूरे हो गए, फ्लैट खाली और किराएदार बाहर, एग्रीमेंट खत्म। या इफ बेल प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉय, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेली को ट्रांसफर की लेकिन उसमें आग लग गई, वो गोदाम जल गया, वो सामान खराब हो गया, तो एग्रीमेंट भी खत्म हो जाता है। जब चीज़ ही नहीं बची तो एग्रीमेंट कैसे बचेगा? ड्यूटीज ऑफ बेली और बेलर, बेली और बेलर दोनों की अलग अलग ड्यूटीज है। बेली वो व्यक्ति है जो एजेंट है, बेलर वो व्यक्ति है जो माल का ऑनर है, जो एक्चुअल ऑनर है, जो पोजीशन ट्रांसफर कर रहा है। तो बेली की जिम्मेदारी क्या है? एक एजेंट की क्या जिम्मेदारी? वो माल की प्रॉपर केयर करे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 ये कहता है कि बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी माल उसको ट्रांसफर किया जा रहा है वो उसकी प्रॉपर केयर करे। प्रॉपर केयर में दो चीजें आती हैं, एक, जैसा मालिक इंस्ट्रक्शन कर रहा है, जैसा बेलर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो सारी इंस्ट्रक्शन एज इट इज फॉलो करे, या फिर जैसे वो अपनी गुड्स का ध्यान रखता है, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ हिज ओन गुड्स, उसी तरह से वो इसका भी ध्यान रखेगा जो उसके उसके अपनी नहीं है, बेलर की गुड्स है। नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज, वो इसका कोई अनऑथराइज यूज नहीं करेगा। सेक्शन 143 कहता है कि जिस पर्पस के लिए गुड्स आपके पास ट्रांसफर हुई है, केवल आप उसी पर्पस के लिए गुड्स का इस्तेमाल करेंगे। उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो आप अनऑथराइज यूज करेंगे, फिर एग्रीमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। कीप गुड सेपरेट, जो भी चीज़ आपको आपके बेलर ने दी है, आपके मालिक ने दी है, उसको आप सेपरेट रखोगे, अपने सामान के साथ मिक्स नहीं करोगे। जहाँ पे सेपरेशन करना मुश्किल हो, मतलब मिक्स करने के बाद अपनी और दूसरे की चीज़ को पहचानना मुश्किल है, तो आप कोई मिक्स नहीं करोगे, अलग रखोगे। नॉट सेट एडवर्स टाइटल, आप इसके एडवर्स टाइटल में कोई भी चीज़ चेंज नहीं करोगे। एडवर्स टाइटल का मतलब होता है उसका, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांड मार्क लिखा हुआ है, तो आप ब्रांड मार्क हटा के अपना मार्क नहीं लगा दोगे, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं करोगे जो एडवर्स टाइटल करता है। रिटर्न गुड्स, जो गुड्स है सर्टेन पीरियड कंप्लीट होने पर आप उसको रिटर्न कर दोगे। अगर रिटर्न नहीं करते तो आपको डैमेजेस देनी पड़ेगी, यानी कि जो बेली है वो बेलर को डैमेजेस देगा, या जो भी नेग्लिजेंस की वजह से लॉसेस हुआ इसके पूरा करेगा। रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिट, मान लो कि जैसे कोई सामान आपके पास ऐसा आया जो बढ़ गया, तो बढ़े हुए सामान के साथ उसको रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे किसी ने अपना डॉग आपके पास रख दिया और उस डॉग ने कोई बच्चे दे दिए, तो वो बच्चे प्लस डॉग दोनों वापस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चे रख लोगे और डॉग वापस कर दोगे, ये कंप्लीट गुड्स आपको देनी पड़ेगी। अब बेलर की क्या ड्यूटी है? जो माल का एक्चुअल ऑनर है उसकी क्या ड्यूटी है? उसकी ड्यूटी है कि माल में अगर कोई भी फॉल्ट है, कोई भी कमी है, तो वो डिस्क्लोज कर दे बेली को ट्रांसफ़र करने से पहले, ताकि कोई भी लॉस होता है आगे चलकर तो उसको बेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, बेली रिस्पॉन्सिबल ना हो। कोई भी चीज़ है जो बेलर बेली को ट्रांसफ़र कर रहा है, अगर उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयर की ज़रूरत है तो पहले ही ट्रांसफ़र करने से पहले बता दे। जैसे हमारे कुछ सामान जैसे टीवी वगैरह ऐसी कोई चीज़ें आती हैं, तो डब्बे के ऊपर लिखा होता है हैंडल विथ केयर, यानी कि वो ये इसलिए बताने के लिए लिखा होता है कि जो बंदे इसके डिलीवरी कर रहे हैं वो इसको केयर के साथ उठाए, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो नुकसान हो सकता है, जो टूट सकती है। तो इसी तरीके से बेलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी ऐसी चीज़ अगर बेलर को ट्रांसफ़र कर रहा है जिसमें स्पेशल केयर की ज़रूरत है, तो पहले से पहले उसको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। और बेलर की ड्यूटी क्या है?
कि कोई भी इंडेमनीफाई हो रहा है तो उसके लिए वो लॉसेस इनकर्ड करने, यानी कहीं पर भी कोई टाइटल का ट्रांसफर करना है तो पहले से ही ट्रांसफर कर दे या बता दे बेली को कि ट्रांसफर करना है। अब है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी और गारंटी दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, दोनों के अंदर ही लॉसेस को सिक्योर करने का प्रोसेस है, लेकिन दोनों अलग अलग है। अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें तो इंडेमनिटी का मतलब है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, लॉस से बचाना। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गारंटी दे दी कि आप इसको पैसा उधार दे दो, अगर ये रिटर्न नहीं करेगा तो मैं ये पैसा रिटर्न कर दूंगा, यानी कि वो उसको कह रहा है कि आपको लॉस नहीं होगा, आपका पैसा नहीं डूबेगा। अगर ए ने आपका पैसा रिटर्न नहीं किया सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 3 महीने के लिए उधार ले रहा है, 3 महीने के लिए अगर इसने उधार के बाद पैसा वापस नहीं दिया तो मैं आपके पैसा तुरंत लौटा दूंगा, फिर मैं अपने आप उससे वसूल लूंगा। तो ये क्या है, इंडेमनिटी, मतलब एक तरह से गारंटी है लेकिन श्योरिटी दे रहा है इसको, तो ये इंडेमनिटी कहलाएगी। तो फीचर्स क्या है इसमें, इसमें दो पार्टीज होते हैं, प्रोमिसेस होते हैं दोनों पार्टी की तरफ से, कोई भी लॉस होता है प्रोमिसर को तो वो दूसरा पर्सन उसकी गारंटी दे देता है। कंटीजेंट इन नेटर, ये कंटीजेंट लाइबिलिटीज के लिए एप्लीकेबल होता है, ये सेटिस्फाइड करता है सभी एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट को। और जो राइट्स है इंडेमनीफाई या इंडेमनिटी होल्डर के, इंडेमनीफाई वो व्यक्ति है जो इंडेमनिटी दे रहा है, मतलब जो गारंटी दे रहा है, और इंडेमनिटी होल्डर वो है जो गारंटी ले रहा है जिसका डैमेजेस कवर्ड हो रही है। तो सेक्शन 125 जो है वो कहता है कोई भी डैमेजेस जो पेड की जाती है सूट में वो सारी इसमें कवर्ड है। फॉर एग्जांपल ए ने बी की गारंटी दे दी, अब बी ने पैसा लौटाया नहीं, ए ने बी से मांगा, बी ने भी नहीं दिया तो उसने केस कर दिया, केस के बाद बी को देना पड़ा, तो केस में जो खर्चा होगा वो भी रिकवर कर सकता है वो उस पैसे के साथ साथ जो उसको लॉस हुआ है। तो ऑल कॉस्ट जो है माइट हैव टू पे, सारी कॉस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑल सम विच ही पेड हैव पेड ऑन अ कंप्रोमाइज। अब है राइट ऑफ इंडेमनीफायर, तो इंडेमनिटी होल्डर क्या होगा, अब इंडेमनीफायर के क्या राइट्स हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन, सबरोगेशन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति ने, मान लो बी ने सी की गारंटी दे रखी थी, सी ने पैसा लौटाया नहीं, बी को देना पड़ेगा, लेकिन बी ने तो बेकार में ही पैसा दे दिया, तो अब बी के पास राइट आ गया कि वो अपना पैसा किससे वसूल सकता है, सी से वसूल सकता है। तो इसे कहते हैं सबरोगेशन। द टू शीव अगेंस्ट द थर्ड पार्टी फ्रॉम इंडेमनीफाई इंडेमनिटी होल्डर, कहीं पर अगर थर्ड पार्टी की बात कर रहे हैं तो वो इंडेमनीफाई या इंडेमनिटी होल्डर होता है, उसको इसमें पार्टी बनाया जा सकता है, उसके ऊपर केस किया जा सकता है। नॉट टू कंपनसेट फॉर लॉसेस नॉट कवर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। गारंटी, अगर हम गारंटी की बात करें तो गारंटी क्या है, अंडरटेकिंग है जहाँ पे आंसर देते हैं हम पेमेंट और परफॉर्मेंस का। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस है जहाँ पे प्रॉमिस किया जाता है लाइबिलिटी के डिस्चार्ज का। तो थर्ड पर्सन जो होता है केस ऑफ डिफॉल्ट इट इज comprised of the simultaneous of the principal debtor creditor and the surety। तो जो पर्सन है हु गिव द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी, जो पर्सन गारंटी दे रहा है उसे श्योरिटी कहते हैं। और द पर्सन रिस्पेक्ट हुज डिफॉल्ट इज गारंटेड, और जिसकी गारंटी दी जा रही है वो प्रिंसिपल डेटर होता है, जो मेन लेने वाला है। द पर्सन इज हुम द गारंटी इज कॉल्ड द क्रेडिटर, और जिसको गारंटी दे रहे हैं वो क्रेडिटर है, यानी कि जिसका पैसा लगा हुआ है दाव पर। तो गारंटी में भी आइदर रिटर्न और ओरल, गारंटी या तो ओरल हो सकती है या रिटर्न हो सकती है। तो कैपेसिटी ऑफ एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे एम्पर जो सॉरी एम्पावर करता है इंडिविजुअल को कि वो एडवांसेस ले सकता है प्रोडक्ट यूजिंग अ लोन। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है कि मान लो ए टेक्स अ लोन फ्रॉम बैंक, ए ने बैंक से लोन लिया और प्रॉमिस कर दिया बैंक को कि वो रीपे कर देगा लोन को। बी ऑल्सो मेक अ प्रॉमिस टू द बैंक सेइंग दैट इफ ए डज नॉट रीपे द लोन, तो यहाँ पे बैंक को ए प्रॉमिस कर रहा है कि अगर उसने लोन नहीं दिया वापिस तो आई विल पे, तो मैं बैंक को वापिस कर दूंगा। इन दिस केस अ प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर कौन है यहाँ पे, बी सॉरी ए है, और श्योरिटी कौन है, बी दे रहा है उसकी, और बैंक जो है वो क्रेडिटर है, बैंक जो है लोन देने वाला है। तो गारंटी उस केस में बनती है जब एक जो पार्टी होती है वो मतलब एक ऐसी अथॉरिटी है जो मनी को उधार दे सकती है। तो एसेंशियल क्या है इसमें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के ट्राइपेड एग्रीमेंट, यहाँ पे 3 एग्रीमेंट होते हैं, एक होता है क्रेडिटर डेटर के बीच में, एक होता है एक क्रेडिटर श्योरिटी के बार बीच में। एक बार फिर से क्लियर कर दी सर, इंडेमिनिटी और गारंटी में सर और डिफरेंस नहीं पता लग रहा सर, क्लियर नहीं हो रहा तो ये दोनों वैसे डिफरेंस। सिमिलर सेंस लगते हैं, लेकिन एक में क्या हो रहा है कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है
जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे जो माल होता है उसके लिए गारंटी दी जाती है इंडेमनिटी होल्डर में। यानी कि इंडेमनिटी होल्डर में किसकी गारंटी दे रहे हैं, जैसे इंडेमनिटी होल्डर का एग्जांपल देखो क्या हो सकता है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, बी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग विद सी में मेक अगेंस्ट द बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ रुपीज 400। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी साइन हो रहा है, यानी कि 3 पर्सन है इसके अंदर। और अगर गारंटी की बात करें तो वहाँ पे एक बैंक है अथॉरिटी, यानी कि बैंक एक ऐसी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं आप इसको। लेकिन यहाँ पर अगर इंडेमनिटी की बात करें तो यहाँ पे केवल 3 व्यक्ति हैं। सर हाँ जी। सर मैं ये समझता हूँ कि ना, जैसे इंश्योरेंस होती है ना, इंश्योरेंस में इंडेमनिटी होती है, क्योंकि वहां पे जो थर्ड पर्सन है वो अननोन है। लेकिन बैंक से जो लोन मिलता है उसमें गारंटी होती है, मतलब लॉसेस वहां पे भी कवर करने के लिए वो गारंटी दे रहा है। इंश्योरेंस कंपनी हमें गारंटी दे रही है, इंडेमनिटी दे रही है कि मैं लॉस कवर करूंगी, लेकिन थर्ड पार्टी अननोन है, कैसे लॉस होगा वो भी नोन नहीं है। लेकिन बैंक अनसर्टेनिटी में को तीनों कवर पार्टी एक करते दूसरे को जानती है। हैं। अनसर्टेनिटी कवर करते हैं इंडेमनिटी में। यस सर, अनसर्टेनिटी को। हाँ। इंडेमनिटी और और जैसे मान गारंटी लो में मेरे को लगता मोटरबाइक। है बेसिक सबसे बड़ा फर्क यही है, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी कुड बी बिग एग्जांपल। हाँ, ये भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके गाड़ी का इंश्योरेंस है, तो अब किसी को भी उससे चोट लग जाएगी तो उसको इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं। आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस पेमेंट कर देगा, वो ये गारंटी दे रहा है। सर इसमें ये भी एक्सप्लेन हो रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन भी इसमें एक्सप्लेन हो रहा है कि गाड़ी अगर चोरी हो गई तो वो गाड़ी के ओनर को कंपनसेट करेंगे, लेकिन अगर मिलेगी तो उसका मालिक फिर इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी। हम्म। वही सब्रोगेशन आप ऑफ जो राइट्स हो रहा है ना इसके अंदर भी। बिल्कुल। अब जो इसमें एसेंशियल है, गारंटी के अंदर क्या क्या होना चाहिए, 3 पार्टी होनी चाहिए, ठीक है, लाइबिलिटी का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, एसेंशियल होना चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए गारंटी दी जा रही है उसमें सारी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन पूरी हो। तो कॉन्ट्रैक्ट 3 कंडीशन से बनता है, फ्री कंसल्ट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और कंपिटेंट टू पार्टीज होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो पार्टी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, तो एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाता है। अगर हम मीडियम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है, नॉट स्ट्रिक्टली मेंशन द नीड फॉर एनी रिटर्न फॉर्म ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी, बोथ ओरल एंड रिटर्न फॉर्म विल सफाइस। मतलब यहाँ पे मीडियम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो रिटर्न भी कॉन्ट्रैक्ट शामिल हो सकता है और ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल हो सकता है, दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट शामिल है इसके अंदर। अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट और इंडेमनिटी में क्या डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पे 3 पार्टी होती है गारंटी में, एक क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। यानी कि बैंक लोन की बात करते हैं हम तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हैज 2 पार्टीज, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। लेकिन वहाँ पे केवल 2 पार्टी है, इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर। जैसे इंश्योरेंस का अगर हम एग्जांपल लें तो वहाँ पे 2 ही पार्टी है, थर्ड पार्टी तो अनसर्टेन है, कब आएगी जब उसका लॉस होगा, अदरवाइज वो पार्टी कवर्ड ही नहीं होगी उसके अंदर। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं गारंटी वाले केस में, और वहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, देयर इज अ सिंगल प्रॉमिस और कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस टू पे देयर आर लॉस, ठीक है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की बात करते हैं, यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट है, डेटर क्रेडिटर के बीच में, क्रेडिटर श्योरिटी के बीच में और श्योरिटी क्रेडिटर के बीच में। नेचर की बात करें तो रिम्बर्समेंट ऑफ लॉसेस की बात करता है, इंडेमनीफाई में अगर लॉसेस हुए तो वो उसको भरपाई कर देगा। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कहता है कि अगर उसने पैसा रिटर्न नहीं दिया तो वो इंश्योरेंस देता है क्रेडिटर को कि वो रिटर्न कर देगा। लाइबिलिटी की बात करें तो इंडेमनिटी जो है इंडेमनीफायर का प्राइमरी, जैसे फायर इंश्योरेंस इसके अंदर कवर हो सकता है, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या डेटर इज प्राइमरी लाइबल, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें कस्टमर की, कस्टमर इज प्राइमरी लाइबल इन डिफॉल्ट ऑफ हिज पेमेंट आफ्टर द श्योरिटी हैज लाइबिलिटी। ऑब्जेक्ट की बात करें तो पर्पस इज ऑफ सेटिस्फाइड फ्रॉम अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, यानी कि यहाँ पे अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट को कवर किया जा रहा है जिसमें फायर इंश्योरेंस आ सकता है। और अगर हम गारंटी की बात करें तो ये एश्योर कर रहा है पार्टी को कि परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, कि आपको लॉस नहीं होगा, चाहे ये पैसा दे, ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा, बना आप बैंक को लॉस नहीं होगा कुछ भी। तो यहाँ पे स्कोप क्या है इंडेमनिटी का, तो इंडेमनिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, वेयर एज द स्कोप इज वाइडर
contract of guarantee as it includes a contract of indemnity. Consideration. Consideration क्या है? Indemnifier receive the consideration from the indemnity holder at the beginning of the contract. Premium in case of fire insurance. But surety doesn't receive any consideration. The only consideration for the surety is accepted gain of the principal debtor. अब है एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी. अगर हम लाइबिलिटी के एग्जिस्टेंस की बात करें तो अगर इंडेमनिटी की बात करें तो कंटीजेंसीज प्रेजेंट है, मतलब रिस्क होगा तब वो थर्ड पार्टी आएगी जिसको हमें लॉस की भरपाई करनी है. जैसे फायर इंश्योरेंस करवा लिए, अगर आग लगेगी तभी उसका लॉस होगा, अदरवाइज तो लॉस होगा ही नहीं. फिर तो प्रीमियम जो आपने दे दिया उसके बाद ही खत्म हो जाएगा आपका इंश्योरेंस. लेकिन अगर गारंटी की बात करें तो गारंटी में भी श्योरिटी का रोल जब आएगा जब प्रिंसिपल डेटर जो है वो वापस ना करे पैसे को. सब्रोगेशन. सब्रोगेशन का मतलब क्या है? इमीडिएटली इंडेमनिफायर कैन नॉट स्यू अ थर्ड पार्टी इन हिज ओन नेम, यानी कि अपने नाम से वो उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में अनलेस दे हैव द राइट, जब तक उसके पास राइट ट्रांसफर ना हो जाए. तो श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट, लेकिन गारंटी के केस में श्योरिटी जो है फाइल कर सकता है सूट को जब क्रेडिटर पेमेंट ना दे पाए या क्रेडिटर्स अपने ऑब्लिगेशन से पीछे हट जाए. डिस्चार्ज की बात करें तो इंडेमनिफायर नॉट नेसेसरली डिस्चार्ज विद डिस्चार्ज फॉर द पर्सन और हुम इंडेमनिफायर वाज गिवन आफ्टर पेइंग कंपनसेशन, जिसमें हम फायर इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं जहाँ पे कोई भी अगर आग लग जाती है तो फायर इंश्योरेंस उस पूरी लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देगा क्योंकि उस तरह का उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है. और श्योरिटी की बात करें तो डिस्चार्ज करेगा लाइबिलिटीज को जहाँ पे प्रिंसिपल डेटर फॉर एग्जांपल जिसने गारंटी दी है वो अगर नहीं दे पाता है किसी कारण में तो श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है पेमेंट करने की. इंटरेस्ट की बात करें तो कोई भी अगर इंटरेस्ट होता है तो हैज सम इंटरेस्ट इन ट्रांजेक्शन अदर देन इंडेमनिटी लाइक कमीशन, तो इसमें इंटरेस्ट जुड़ा होता है. इंटरेस्ट क्या जुड़ा होता है? कमीशन का. जैसे इंश्योरेंस कंपनी फायर इंश्योरेंस क्यों देती है? क्योंकि उसको कमीशन मिलता है. अगर 100 घरों का इंश्योरेंस किया तो 100 में थोड़ा आग लगेगी, 10 में लगेगी, बाकी सबसे उसको इनकम होगा. और अगर हम दूसरा बात करें श्योरिटी, तो श्योरिटी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता एक्सेप्टेड गारंटी, सिर्फ गारंटी देना उसका मकसद रहता है. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हैज नो टाइप्स. इंडेमनिटी का कोई टाइप नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दो टाइप का है, स्पेसिफिक और कंटिन्यू. स्पेसिफिक का मतलब है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपने गारंटी दी, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, गारंटी खत्म हो गई. और कंटिन्यूइंग गारंटी जो लगातार चलती रहेगी कि भाई मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ये कभी भी आपसे लोन ले तो आप इसको दे देना, ये कभी भी नहीं दे पाएगा तो मैं दे दूँगा. तो वो कंटिन्यूड गारंटी है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई टाइम नहीं है. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लाइबिलिटीज को, राइट्स को श्योरिटी के इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. वुड बी लाइबिलिटीज बी डिफर इफ देयर आर मोर देन वन श्योरिटी. तो यहाँ पे लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं, राइट्स की बात कर रहे हैं श्योरिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में होते हैं. अगर लाइबिलिटीज डिफर हो जाए तो इफ देयर वन मोर, यानी कि अगर एक से ज़्यादा श्योरिटीज हो तो क्या लाइबिलिटी चेंज हो जाती है? एक्सप्लेन करें हमें करने हमें राइट्स ऑफ श्योरिटीज. श्योरिटीज के क्या राइट्स है? प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और को श्योरिटीज के. तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझ लो कि क्रेडिटर कौन है. तो क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है और श्योरिटी कौन है. तो तीन लोग, तीन पार्टी हैं इसके अंदर. तो क्रेडिटर कौन है? जो व्यक्ति लोन दे रहा है, और डेटर है जो लोन ले रहा है, और श्योरिटी जो है जो गारंटी दे रहा है कि अगर डेटर रिटर्न नहीं कर पाया तो वो रिटर्न कर देगा, तो वो श्योरिटी है. अब कई बार श्योरिटी एक होता है, कई बार श्योरिटी दो होते हैं, कई बार श्योरिटी तीन होता है. मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, 2 लाख रुपए उधार ले लिए इन्हें बी से, तो इन्हें बी से उधार लिए, तो बी कौन हो गया? क्रेडिटर. ए हो गया डेटर. उसकी गारंटी कौन दे रहा है? डी दे रहा है या सी दे रहा है. मान लो सी दे रहा है, ए और बी की जगह गारंटी दे रहा है कि अगर ये नहीं दे पाया तो वो रिटर्न कर देगा. तो यहाँ पे सी हो गया श्योरिटी. अब उसने गारंटी दे दी कि 3 महीने के अंदर लोन उधार लिया गया, 3 महीने का अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया तो वो पेमेंट कर देगा. मान लो इसी में जो श्योरिटी हो गए 2 हो गए. अब सी और डी दोनों मिलकर गारंटी दे रहे हैं और वो 5 लाख रुपए का लोन ले रहा है. तो सी कह रहा है कि 2 लाख रुपए तक की गारंटी मैं देता हूँ, बाकी 3 लाख रुपए की गारंटी जो है वो ये दूसरा बंदा दे रहा है सी. तो लोन उधार लिया है बी ने, लिया किससे? ए से. अब टाइम पीरियड पूरा हो गया, जो वो है लोन चुका नहीं पाया बी ए को, तो ए क्या करेगा? पहली बार वो क्लेम किससे करेगा? पहली बार वो क्लेम उससे भी कर सकता है जिसको पैसा दिया है, और उससे भी कर सकता है जिसने गारंटी दी है. अब यहाँ पे गारंटी देने वाले 2 लोग हैं, एक सी भी है और एक डी भी है.
और सी ने गारंटी दी है 2 लाख की, और बाकी जो 3 लाख की गारंटी है वो दे रखी है डी ने। तो अब ये किससे मांगे पैसा, 3 लाख वाले से या 2 लाख, तो इसकी अपनी मर्जी है। ये किससे भी पैसा डिमांड कर सकता है। सबसे पहले केस करके या तो बी से ही मांग ले, जो प्रिंसिपल डाइटर है, उससे नहीं मांगना चाहता, श्योरिटी के पास जाता है, तो चाहे सी से मांग ले चाहे डी से मांग ले। अगर मान लो इसने केस कर दिया केवल सी के ऊपर किया, तो सी की लाइबिलिटी सिर्फ 2 लाख की गारंटी थी, तो सी कहेगा भाई मेरी गारंटी तो 2 लाख की थी, मैं 2 लाख की पेमेंट कर रहा हूँ, बाकी पैसा आप अपने आप वसूल लो। अब बाकी कितना बच गया, 3 लाख। अब वो 3 लाख किससे वसूलेगा, डी से या फिर बी से। मान लो बी ने दे दिए 3 लाख, बी के ऊपर केस कर दिया उसने, क्योंकि वही तो प्रिंसिपल डेटर था, उसने उधार लिए। अब बी ने दे दिए 3 लाख। अब सी कहता है भाई मैं तो वैसे ही फंस गया, मैंने तो गारंटी दी थी, 2 लाख रुपये मुझे देना पड़ गया अपने घर से, तो वो किससे पैसे मांगेगा। तो इस कंडीशन में जो क्रेडिटर के शूज होते हैं वो किसके पैर में आ जाते हैं, वो आ जाते हैं श्योरिटी के पैर में, यानी कि श्योरिटी जो है स्टेप इन कर लेता है क्रेडिटर्स के बूट में। अब वो पैसा मांगेगा, भाई मैंने 2 लाख रुपए दे दिया फालतू में, तुम्हारी गारंटी दे रखी थी। तो या तो वो केस करके पैसा वसूल कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से, या मांग सकता है, रिमाइंडर दे सकता है, जो भी पॉसिबल वेज है उस तरीके से वो अपना पैसा वसूल कर सकता है। तो ये क्लियर चेन आपको समझनी पड़ेगी, श्योरिटी की समझनी पड़ेगी, गारंट उसकी क्रेडिटर की समझनी पड़ेगी, डेटर की समझनी पड़ेगी। समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? आ गया सर। आप इसमें एक चीज और समझ लो, कई बार ऐसी भी कंडीशन आ जाती है, और किसी को पूछना तो पूछ। हाँ इसमें एक और कंडीशन आ जाती है। अभी एक और कंडीशन ये है कि मान लो कि गारंटी देने वाले 3 लोग थे, ए ने बोला, और ए बी ने आपस में लोन लिया, मतलब बी ने ए से लोन लिया, सी डी और ई ने उसकी गारंटी दे दी। सी ने बोला कि 1 लाख रुपए तक की गारंटी मेरी है, मैं 1 लाख रुपए तक का रिटर्न दे सकता हूँ, ये मेरा दोस्त है इसलिए, मेरे पास उससे ज़्यादा क्षमता है ही नहीं। लेकिन वो लोन ले रहा था 10 लाख रुपए का उधार, तो उसने बोला जो देने वाला था, भाई इसकी गारंटी से काम चलेगा और गारंटर लेके आओ। तो वो अपने दूसरे फ्रेंड को ले आया, दूसरा फ्रेंड आ गया उसका डी। डी ने बोला कि भाई मेरे पास तो बहुत ज़्यादा गारंटी के लिए अमाउंट है नहीं, हाँ 3 लाख रुपए तक मैं ही बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन अभी भी 10 लाख रुपए का लोन चाहिए था। तो उसने बोला देने वाले ने, भाई अभी भी नहीं चलेगा, अभी तो सिर्फ 4 लाख की गारंटी हुई, मुझे तो 10 लाख रुपए का लोन मांगा, तो 10 लाख रुपए की पूरी गारंटी चाहिए। वो पकड़ लाया अपने तीसरे दोस्त को, तीसरा दोस्त था डी। डी ने बोला कि अरे ये तो मेरा बचपन का मित्र है, जितना भी पैसा उधार ले सारा दे दो, मैं रिटर्न कर दूंगा, चाहे ये 5 लाख ले, चाहे 10 लाख ले, चाहे 20 लाख ले। लेकिन इसने क्या किया, जो बी था, जो डेल्टर था, उसने तीनों से श्योरिटी एग्रीमेंट भरवा लिए, ए से भी भरवा लिया, सॉरी सी से भी भरवा लिया 1 लाख रुपए का, और डी से भरवा लिया 3 लाख रुपए तक का, और बाकी एग्रीमेंट उससे भरवा लिया डी, ए सी डी और ई से भरवा लिया टोटल अमाउंट जितना भी होगा वो, उसमें कोई अमाउंट लिखा ही नहीं, केवल एग्रीमेंट भरवा लिया। अब टाइम पूरा हो गया, 1 साल भर के लोन लिया था, 1 साल पूरा हो गया। 1 साल बाद पैसा वापस मांगा, किसने मांगा, जो देने वाला था क्रेडिटर। क्रेडिटर ने डेटर से पैसा मांगा है, डेटर देने में फेल हो गया, पहली कॉल पे फेल, दूसरी कॉल पे फेल, तीसरी कॉल पे फेल। अब वो परेशान हो गया, उसने बोला मेरा पैसा डूब रहा है। उसने सीधा जो है केस कर दिया, केस उठा के किसके पास कर दिया, डी के पास। उसने बोला डी ने ही कुछ नहीं लिखा, इसने 1 लाख लिखा, इसने 3 लाख लिखा, डी ने तो कुछ लिखा ही नहीं। डी के ऊपर केस कर दिया उठा कर। डी ने कहा अच्छा भाई ठीक है कोई बात नहीं, मैंने गारंटी दी थी, मैं लौटा देता हूँ तेरा 10 लाख। उसने पूरा 10 लाख पेमेंट कर दिया। अब डी ने किसके शूज में स्टेप इन कर लिया, क्रेडिटर के। अब वो क्रेडिटर बन गया, उसको पैसा वसूलना, क्योंकि उसने तो भाई कुछ पैसे का इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन फिर भी उसकी जेब से पैसा चला गया, तो दर्द तो हो ही रहा है भाई, पैसा तो वसूलना ही है वापस। अब उसने वो एग्रीमेंट सारे उसके पास आ गए, मतलब उसने पैसा दिया और वो सारे एग्रीमेंट उससे ले लिए। अब ए की गारंटी आ गई, सॉरी ए बी सी की गारंटी आ गई 1 लाख की, डी की गारंटी आ गई 3 लाख की उसके पास, यही था ना इसमें, ए बी सी डी, हाँ सी और डी की गारंटी आ गई 3 लाख और 1 लाख की, और वो खुद तो था ही जिसने पूरी गारंटी दे रखी थी। तो अब क्या हुआ इसके अंदर कि अब वो केस कर सकता है, या तो पूरा पैसा मांगेगा अपने दोस्त से बी से जिसकी उसने पूरी गारंटी दे रखी थी, या फिर वो क्या करेगा तीनों के ऊपर केस डाल देगा, श्योरिटी के ऊपर भी केस डाल देगा जो 2 श्योरिटी बच गए, और डेल्टर के ऊपर भी डालते हैं, कोर्ट में केस जाएगा। तो अगर मान लो श्योरिटी को सबसे पहले कोर्ट बुला लेती है, तो श्योरिटी 1 लाख वाला 1 लाख की पेमेंट करनी पड़ेगी उसको, और जो 3 लाख वाला उसको 3 लाख की पेमेंट करनी पड़ेगी, बाकी जो पैसा है वो डेल्टर से वसूल लेगा। अब हो जाएगा डी फ्री, मतलब ई फ्री हो गया। अब ई फ्री हो गया, लेकिन ये लोग बन गए अब मालिक, क्यों, क्योंकि इनका पैसा फंस गया,
एक का 1 लाख फंस गया, एक का 3 लाख फंस गया। अब ये स्टेप इन कर लेंगे उसके शूज़ में क्रेडिटर के, अब ये पैसा मांगेंगे अपना। तो इस तरीके से ये चेन लगातार चलती रहेगी जब तक पैसे का पूरा सेटलमेंट ना हो जाए। तो श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक चलती रहती है जब तक पूरा गेम जो है लोन का ख़त्म ना हो जाए। अगर मान लो कि 3 लोगों ने मिलकर एक लोग की गारंटी दे दी, लेकिन ये नहीं बोला कौन कितना पैसा देगा, तो इसमें कैसे करें? तो इसमें कोर्ट क्या करती है, कोर्ट कहती है कि भाई अगर आपने बताया नहीं, तीनों ने मिलकर गारंटी दे दी, तो तीनों को इक्वल शेयर में बांट देती है उस पैसे को। या फिर अगर तीनों ने कोई रेशो बना रखी है गारंटी की, तो उस रेशो के अंदर डिसाइड हो जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन इसमें एक ही फ़ायदा है कि जो क्रेडिटर होता है उसका कभी लॉस नहीं होता। वो या तो डेटर से पैसा ले लेगा, और डेटर नहीं दे पाएगा तो वो क्रेडिटर से पैसा ले लेगा। तो ये पूरा गेम इसी का है। श्योरिटी व्योरिटी जो भी इसके अंदर लिखा है, मैंने सारा आपको शॉर्ट में एक बार में सब समझा दिया। ये आपको इसी तरीके से समझना है। इसमें जॉइंट शेयर होल्डर भी मिलेंगे और श्योरिटीज मिलेंगे आपको, एक से ज़्यादा श्योरिटीज होंगे तब क्या होगा। तो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देने के डेटर की है। डेटर देगा या तो पहले दे देगा, पहले नहीं दे पाएगा तो फिर वो श्योरिटी को पेमेंट करेगा, क्योंकि श्योरिटी तो सिर्फ गारंटी दे रहे हैं ना, वो लॉसेस क्यों बर्दाश्त करेंगे। इसलिए अब इसके अंदर अगला आ गया। सर एक बात पूछनी थी, जैसे ये ट्राई पार्टी, एक बात पूछनी थी सर इसी में। सर जब वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है तो वो बैंक के और प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में होता है, तीनों के साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन उसके अंदर जो बैंक है ना उसके अंदर तो एग्रीमेंट में, हाँ, तो श्योरिटी कैसे उसको सू कर सकती है पार्टी ए या पार्टी बी को? मतलब श्योरिटी ए या श्योरिटी बी को श्योरिटी सी कैसे सू कर देगा? तो नहीं, वो ऐसे करेगा जब बैंक का लोन वापस मिल जाएगा श्योरिटी से बैंक को, तो जो प्लेज के एग्रीमेंट होंगे, जो एग्रीमेंट है गिरवी रखने के, वो एग्रीमेंट आ जाएंगे किसके पास, लोन देने के एग्रीमेंट सारे आ जाएंगे श्योरिटी के पास। तो श्योरिटी स्टेप इन कर लेगा किसके शूज में, क्रेडिटर के। अब वो क्रेडिटर बन जाएगा। तो जब वो क्रेडिटर बन जाएगा तो वो केस भी कर सकता है, मतलब जो भी पॉसिबिलिटीज वो ले सकता था बैंक, वो सारी पॉसिबिलिटी, सारे एक्शन जो है अब श्योरिटी ले सकता है, क्योंकि श्योरिटी ने बैंक का लोन क्लियर करके उसको हटा दिया बीच में से। अब क्रेडिटर हट गया और श्योरिटी क्रेडिटर बन गया। तो सारे जो लीगल प्रोविजन उसके पास से उन्होंने कुछ प्लेस किया था उसके लिए श्योरिटी में। हाँ, प्लेज ना भी किया होगा, एग्रीमेंट भी साइन किया होगा, तो वो एग्रीमेंट उसके पास आ जाएगा, क्योंकि बैंक तो अपनी तरफ से एनओसी दे देगा ना कि भाई उसका लोन मिल गया, और वो श्योरिटी को वो पेपर सौंप देगा जो एग्रीमेंट बना हुआ था। अब श्योरिटी का पैसा तो बिना बात के चला गया, उसने तो पैसा इस्तेमाल भी नहीं किया, फिर भी लोन चुका दिया उसने। तो वो क्या करेगा, वो पैसा मांगेगा ना अपना। किससे मांगेगा? जिसने पैसा उधार लिया, डेटर, जिसने एक्चुअली पैसे का इस्तेमाल किया। तो इसलिए उस कभी भी कानून जो हमारे देश का है वो ये नहीं कहता कि आप दूसरे के पैसे पे मौज कर लो। ऐसे तो बेचारा श्योरिटी फंस जाएगा और उसका पैसा भी वापस ना मिलेगा। तो ये जो दो एग्रीमेंट हैं इनको बेलमेंट और प्लेज कहते हैं। इसमें फ़र्क क्या है बेलमेंट और प्लेज में या मॉर्गेज में? तो मॉर्गेज कहें, बेलमेंट या प्लेज, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो प्लेज वो एग्रीमेंट होता है जहाँ पे आप किसी चीज़ को क्या करते हैं, वादा, कसम देते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। और बेलमेंट तो आपको पता ही लग गया कि बेली, और इसमें वो जो पार्टीज होते हैं बेलर और बेली। मॉर्गेज में आप गिरवी रखते हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ का मॉर्गेज करता है, किसी इमूवेबल एसेट्स का, किसी फिक्स एसेट्स का आप यहाँ पे मॉर्गेज करके उसके बदले में आप वहाँ से वो ले लेते हैं, कोई लोन वगैरह उठा लेते हैं। तो अब जब हम मॉर्गेज करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बैंक में अपना सोना गिरवी रख दिया। सर मॉर्गेज और लीज सिमिलर हैं क्या दोनों आपस में? लीज प्रॉपर्टी की जाती है, लीज अलग चीज है। लीज होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे सोना है ना, सोने को तो मॉर्गेज किया जाता है क्योंकि वो उठा के रखा जा सकता है। लेकिन अगर घर को रखना हो गिरवी तो फिर वो लीज एग्रीमेंट बन जाता है उसका, क्योंकि वो जाता नहीं है ना कहीं भी, इसलिए। तो मॉर्गेज है, फॉर एग्जांपल देखो राइट दिख रहा है वो, ठीक है। देखो राइट कैसे पता लगाएंगे, राइट्स ऐसे पता लगे जैसे मॉर्गेज दिख रहा है। मान लो कि मॉर्गेज जो है आपने बैंक में कोई अपना सोना गिरवी रखा और बैंक से पैसा ले लिया, तो बैंक क्या करेगा? दिख रहा है। बैंक क्या आपके सोने का इस्तेमाल कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड तब तक नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि मॉर्गेज के एग्रीमेंट में कंडीशन होती है
कि मॉर्गेज आप किसी भी चीज़ को अगर गिरवी रख रहे हैं तो जिसके पास गिरवी रख रहे हैं वो उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो केवल अपने पास कुछ ऐसे सिक्योरिटी मतलब ऐसे गिरवी का आइटम रख सकता है, एज ए मतलब सिक्योरिटी रख सकता है, तो उसका पैसा वापस आ जाएगा। और अगर टाइमली पैसा रिटर्न हो जाता है तो उसको रिटर्न कर देता है, उस सामान को वापस कर देता है। अब फॉर एग्जांपल आपने किसी सुनार के पास अपना कोई सोने का सामान गिरवी रख दिया और उसको एग्रीमेंट साइन कर लिया सर, और उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया आपको, आप उस इंटरेस्ट को देने के लिए एग्री हो गए। 2-3 महीने 4 महीने बाद आप सामान को लेने गए तो सुनार ने बोला कि मैंने तो इसको गला के पिघला के कुछ और बना दिया, तो आप अपना सामान वापस वसूल लो, मतलब उससे ले लोगे, एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे? आप बोलोगे कि आपने तो मॉर्गेज किया था ना, बेचा थोड़ी ना है उसको। तो इसलिए मॉर्गेज में सामान को केवल वो रख सकते हैं अपने पास, उसका मतलब इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका रंग नहीं बदल सकते, उसका रूप नहीं चेंज कर सकते, उसको मतलब कुछ भी उसके रूप स्वरूप को बदल नहीं सकते। ये मॉर्गेज के एग्रीमेंट में कंडीशन रहती है। अब है अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट एज प्रोवाइडेड इन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या ड्यूटीज और क्या राइट्स बताएं एक एजेंट के। तो एजेंट कौन होता है, जिसे हम बेली कहेंगे। बेली वो होता है जो ओरिजिनल बेलर, जो मालिक होता है उसका एजेंट है। जो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 4 कंपनी है, मेन जो कंपनी है वो दिल्ली में है, लेकिन उसके 4 कंपनी और शहरों में बसी हुई है, जैसे कलकत्ता, बेंगलोर, इस तरह से 4 शहरों में कंपनी। तो सब शहरों में मालिक जाके तो पॉसिबल नहीं कंपनी को चला पाए, तो क्या करेगा, अपने एजेंट अपॉइंट करेगा। वो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उन ब्रांच के काम को हैंडल करना, लेकिन जो भी डिसीजन वो ले रहे होंगे, जो भी काम वो कर रहे होंगे, वो अपने नाम से थोड़ा ना करते हैं। उसमें नाम किसका चलता है, ऑनर का, कंपनी का चलता है नाम, क्योंकि कंपनी के बिहाफ पे सारे एक्शन हो रहे हैं। तो इसलिए जो भी शहर में कंपनी चल रही है, उससे कोई एक्ट हो रहा है, तो थर्ड पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उसकी है जिसकी कंपनी है। तो यहाँ पे जो ऑनर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बेस पर थर्ड पार्टीज को प्रोमिस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके एजेंट ने माल बेच दिया जाके, अब जब माल बेच दिया तो उसने जो भी प्रोमिस किए होंगे उस प्रोमिस को कौन कौन पूरा करेगा, तो उस प्रोमिस को ओरिजिनल जो उसका ऑनर है वो पूरा करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शोरूम गए और आपने एक टीवी पसंद कर लिया वहाँ से, और आपने फीचर्स पूछ लिए उस टीवी के। एजेंट जो था शोरूम पे जो टीवी बेचने वाला था, उसने सारे फीचर्स आपको बता दिए, आपने घर आके चेक किया तो उसमें कुछ फीचर्स नहीं थे, आपने कंप्लेंट कर दी। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो एजेंट जो टीवी बेच रहा है या वो ऑनर जो उस ब्रांड का मालिक है? तो ओनर। ब्रांड का मालिक ओनर। रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि एजेंट तो केवल वही बता रहा है जो फीचर्स उसको बताए गए थे मालिक ने, वही। लेकिन यहाँ पे एजेंट की कुछ ड्यूटीज आ जाती हैं। पहले, वो झूठी चीज़ें ना बोले, जितना मालिक ने बोला है उतना गुड्स को डिस्क्राइब करे। तीसरा, अपना पर्सनल प्रॉफिट कमाने की कोशिश ना करे। चौथा, अपनी सैलरी लेता रहे आराम से, जितनी भी सैलरी है उसकी वो, ठीक है। ये उसकी कुछ ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी। अब राइट एंड ड्यूटीज ऑन एजेंट। ड्यूटीज क्या है एजेंट की? राइट ऑफ रेमोस्ट्रेशन, वो अपनी सैलरी ले सकता है, जो भी सैलरी का एग्रीमेंट उससे हो रखा है, जो भी उसका मेहनताना निश्चित हो रखा है, उतना मेहनताना वो हर बार ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल सारा पैसा ना उस कंपनी का, मतलब बेंगलोर में कंपनी थी, सारा पैसा उसके एजेंट के पास रहता है, क्योंकि जो भी सेल हो रही है एजेंट के पास ही पैसा आ रहा है। तो एजेंट उसमें से अपनी सैलरी काट लेगा और बाकी सारा पैसा कंपनी के अकाउंट में जमा कर देगा, या कंपनी के अकाउंट से अपनी सैलरी बना लेगा, साथ में उन लोगों की भी सैलरी बना देगा जो उस ब्रांच में काम कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एजेंट की। लाइन ऑन गुड्स। लाइन ऑन गुड्स का मतलब क्या है कि जो सिक्योरिटीज है, ठीक है, जो प्रॉपर्टी है कोई कंपनी की, जो उसके पोजीशन में कोई कंपनी का गुड्स है, तो उसको वो सिक्योर, मतलब उसकी सारी सेफ्टी की जिम्मेदारी उसी की रहेगी, और इसके बदले में उसको क्या मिलेगा, उसको सैलरी मिलेगी। अगर कोई अनपेड सेलर है, अगर वो कोई भी एग्रीमेंट करता है तो गुड्स इन ट्रांजिट करने की पावर एजेंट के पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल, माल गोदाम से चला गया, पेमेंट आई नहीं, तो उसको रास्ते में रुकवा सकता है, वापस भी मंगवा सकता है, ये पावर सब एजेंट के पास है। राइट टू इंडेमनीफाई, अगर इंडेमनीफाई का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो इंडेमनीफाइड कर सकता है, ये भी राइट है उसके पास। अब एजेंट की ड्यूटीज़ क्या है? एजेंट की ड्यूटीज़ क्या है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर डिसीजंस ले सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। रीजनेबल केयर करेगा, जो भी गुड्स उसके पास होंगे, अपनी रीजनेबल केयर का मतलब ये होता है जैसे अपनी गुड्स का ध्यान रखता है, वैसे ही उसके पोजीशन में जो मालिक की गुड्स है उनका भी ध्यान रखेगा। इसके अलावा जो एजेंट होता है उसकी ये भी ड्यूटी होती है
कि वो कोई भी ऐसा डिसीजन या एक्शन नहीं लेगा जो मालिक ने उसको ना बोला हो, ठीक है। या फिर वो ट्रू और फेयर अकाउंट्स तैयार करेगा, मतलब अकाउंट्स के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमाने की कोशिश करेगा अनडिस्क्लोज मैनर में, कि मालिक को पता ना लगे और एजेंट जो है प्रॉफिट कमा रहा है। किसी भी सब एजेंट को अपॉइंट नहीं करेगा बिना मालिक की मर्जी के। अगर कोई भी सब एजेंट अपॉइंट करता है तो पहले मालिक से परमिशन लेगा, ठीक है। कोई भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं करेगा, मतलब मालिक ने बोला है उसको सेल करने के लिए तो वही सेल करेगा, ऐसे नहीं करेगा कि सेल करने के लिए किसी और को अपॉइंट कर दे। या अगर मालिक ने एक ही शोरूम ओपन कर रखा है तो एक ही शोरूम रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी तरफ से कोई और शोरूम खोलने का डिसीजन ले ले। तो एजेंट मालिक नहीं है, इसलिए वो कोई डिसीजन ले नहीं सकता है। कोई भी नेसेसरी एसेंशियल केयर्स है, अगर इमरजेंसी का टाइम होता है तो गुड्स की सेफ्टी के लिए कोई भी डिसीजन लेना है तो वो ले सकता है, लेकिन अपने लिमिटेशंस के अंदर ही, जितने लिमिटेशंस उसको मालिक की तरफ से दी हुई है वो। अब रिलेशनशिप की बात करें तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कैसा रिलेशन है, मालिक और एजेंट का कैसा रिलेशन है। तो पहला रिलेशन ये, दोनों के बीच में एक एजेंसी तैयार होती है। तो वो एजेंसी क्या कहती है कि मालिक के पास मैन्युफैक्चरिंग की पावर है गुड्स की, और सेलर के पास के डिस्पोज ऑफ की पावर, डिस्पोज मतलब सेल करने की पावर है। जैसे आपने ऑक्शन लगा के सामान को बेचना है, तो जो ऑक्शनर होगा, जो ऑक्शन लगाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्शन कंप्लीट होने के साथ ही खत्म हो जाएगी। तो वो मालिक के बिहाफ पे ऑक्शन तो लगा देगा, गुड्स को बेच लेगा क्योंकि मालिक ने ऑथराइज किया है, लेकिन उसके बाद उसकी ड्यूटीज खत्म हो जाएंगी। फैक्टर्स की बात करें तो एक कमर्शियल एजेंट जो होता है उसके पोजीशन में गुड्स रहती हैं और वो सारे डिसीजंस लेता है जो मालिक ले सकता है, जैसे गुड्स की सेफ्टी के लिए, गुड्स को सिक्योर करने के लिए, अनपेड सेलर के अगेंस्ट, ये सारे डिसीजंस वो ले सकता है। अगर हम ब्रोकर की बात करें तो ब्रोकर के पास भी पावर्स होती है गुड्स की, लेकिन वो नेगोशिएशन कर सकता है सेल परचेज में, नेगोशिएशन मतलब कम ज़्यादा मूल्य पर सामान बेच सकता है, लेकिन जितना उसके मालिक ने परमिट किया उतना। डेल क्रेडिटर एजेंट की बात करें तो ये एक ऐसा एजेंट होता है जिसको कमीशन पे कमीशन कमाने का मौका मिलता है। मतलब मालिक कहता है कि अगर 100 रुपये का गुड्स बेचा तो आपको 2% कमीशन मिलेगा, लेकिन 100 रुपये के ऊपर जितने का भी माल बेच लोगे तो उस ऊपर की वैल्यू का आपको सीधा 10% मिलेगा। तो ऐसा जो डेल क्रेडिटर एजेंट होता है वो ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बेचने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जो इसके फीचर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो एक बार आप पढ़ लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एजेंट की वो यही है, गुड्स का रीजनेबल केयर करना, मालिक के बिना मर्जी के गुड्स का कोई अनऑथराइज यूज़ नहीं करना, ठीक है। केवल गुड्स के लिए वही बातें बोलना जो मालिक ने उसको बोला है डिस्क्लोज करने के लिए। एजेंट की लाइबिलिटीज़ भी हैं, वो किसी सब एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकता, बुक्स ऑफ अकाउंट में अनफेयर एंट्रीज नहीं कर सकता, किसी भी तरह का कोई ऐसा एक्शन या नेग्लिजेंस नहीं करेगा जिससे लॉस हो जाए, कोई फ्रॉड कमिट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एजेंट कंप्लीट हो गया। अब है आपका डिफरेंट मोड्स बाय विच एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड। एजेंसी को कब टर्मिनेट किया जाता है, कब जो एजेंट और मालिक की जो आपस में एजेंसी बनी हुई है, मतलब एग्रीमेंट बना हुआ है, ख़त्म कब हो जाता है। तो ये रिलेशनशिप कब ख़त्म होता है, ये रिलेशनशिप तब ख़त्म हो जाता है जब दोनों में से कोई एक अनऑथराइज, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए जो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड ना हो, अनऑथराइज एक्टिविटीज़ हो। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो अपने एजेंट को पावर देता है, मतलब अपने पावर का ट्रांसफ़र करता है, डेलीगेशन ऑफ पावर करता है गुड्स के लिए। वो ऑथराइज करता है अपने प्रिंसिपल एजेंट को कि वो उसके बिहाफ पर जो है ट्रांजेक्शन्स कर सके, डिसीजंस ले सकता है, सेल परचेज ऐसी चीज़ें कर सकता है। तो यहाँ पे रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल है, रेनुशिएशन ऑफ द अथॉरिटी है एजेंट की, परफॉर्मेंस, पर्टिकुलर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, डेथ ऑफ आइदर प्रिंसिपल और एजेंट, इनसैनिटी, ये सब इसके अंदर कवर्ड है। अब टर्मिनेशन हो जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, जैसे एग्रीमेंट टर्मिनेट होगा वैसे एजेंसी रिवॉक हो जाएगी, यानी कि एजेंसी खत्म हो जाएगी उसकी, और जितने भी गुड्स हैं एजेंट के पास वो सारे ऑटोमेटिकली किसकी अथॉरिटी में आ जाएंगे, प्रिंसिपल की अथॉरिटी में आ जाएंगे। और जितने एग्रीमेंट जो पहले के साइन हो रखे हैं उसके लिए अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाएगी, प्रिंसिपल्स की हो जाएगी। तो सर टर्मिनेट होते ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की होती है, एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीटली खत्म हो जाती है। मिस रिप्रेजेंटेशन, कभी एजेंट जो है गलत बोलते, मिस रिप्रेजेंटेशन करके सामान को बेचते। फॉर एग्जांपल आपने सेल्स टारगेट दिया अपने एजेंट को, तो एजेंट ने उस सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए झूठे झूठे वादे कर दिए ग्राहकों से। तो ऐसे जो मिस रिप्रेजेंटेशन किए एजेंट ने उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एजेंट या मालिक।
बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एजेंट होगा या मालिक होगा? सर ओनर होगा। एजेंट होगा सर। मालिक होगा। है, थर्ड पार्टी के लिए तो मालिक होगा। ओनर होगा। थर्ड पार्टी के लिए तो मालिक होगा, क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी को एजेंट से मतलब नहीं है, वो ब्रांड की कीमत पर उस चीज को खरीद रहे हैं, ब्रांड के प्रॉमिस पे इसको खरीद रहे हैं, इसलिए। लेकिन मालिक क्या करेगा इसके लिए? नेग्लिजेंसीज का या फिर अनऑथराइज प्रोमिस का जो है केस कर सकता है एजेंट के ऊपर। अगर मान लो कि ए बी का एजेंट है, लेकिन बी ने कोई एक्स्ट्रा गारंटी का ऑफर नहीं दिया, लेकिन उसने बोला था अपने एजेंट को कि दिवाली पे सेल बढ़ा दो, तो उसने क्या किया, सेल बढ़ाने के लिए अपने शोरूम पे एक होर्डिंग लगा दिया कि कंपनी जो है दिवाली पे 3 महीने की एक्स्ट्रा गारंटी दे रही है, जबकि कंपनी कुछ दे नहीं रही थी, और इस चक्कर में माल लोगों ने ज़्यादा खरीद लिया। अब उसमें से कुछ कस्टमर के टीवी उस एक्स्ट्रा गारंटी पीरियड में ख़राब हो गए। ख़राब हो गए तो वो कहाँ आएंगे? शोरूम पे आएंगे। शोरूम के पास तो कुछ है नहीं, वो क्या करेगा? ब्रांड को भेजेगा कंप्लेंट, ब्रांड कहेगा उसने तो कोई ऐसी एक्सटेंडेड वारंटी दी नहीं थी। तो यहाँ पे एजेंट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, एजेंट के ऊपर बर्डन आएगा, लेकिन गारंटी देनी पड़ेगी थर्ड पार्टी को, क्योंकि प्रॉमिस किया गया था एजेंट की तरफ से। तो एजेंट अपने आप में कुछ भी नहीं है, एजेंट मालिक के बिहाफ पर उसके रिप्रेजेंटेशन पे दे रहा है। यानी कि लोग कंपनी का टीवी खरीदने आए थे, सैमसंग, एलजी, उनको मतलब थोड़ी ना था कि शोरूम वाला क्या कर रहा है। उन्होंने तो एक्सटेंडेड वारंटी कंपनी की एक्सेप्ट की थी, फॉर्म वगैरह सब साइन किया था, तो इसलिए ब्रांड को एक्स्ट्रा वारंटी देनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए वो नेग्लिजेंसेस का केस अपने एजेंट के ऊपर डाल सकता है, उससे एक्सपेंसेस वसूलने के लिए सूट कर सकता है उसके ऊपर। एक्सप्लेन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। हर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे एक इम्प्लाइड कंडीशन जुड़ी हुई है। द सेलर हैज राइट टू सेल द गुड्स, कि बेचने वाले के पास बेचने की अथॉरिटी है, तभी वो उसको बेच रहा है। अगर कोई इलीगल ऑक्यूपेंट है, कोई गैर कानूनी किसी चीज़ को चोरी कर लाया, उसको बेच रहा है, तो खरीदने वाले की फॉल्ट कुछ भी नहीं है उसके अंदर, क्योंकि खरीदने वाला तो ये समझ के खरीद रहा है कि गुड्स उसका है। लेकिन जो बेचने वाला है उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो बेच सकता है उस गुड्स को। लेकिन अगर वो गैर कानूनी तरीके से चीज़ को बेचता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है, खरीदने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं। तो इसमें इम्प्लाइड कंडीशन क्या जुड़ी हुई है? इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी है कि जो इम्प्लाइड कंडीशन वारंटी है वो ये कहती है, प्रिज्यूम द लॉ टू बी प्रेजेंट बाय द कॉन्ट्रैक्ट ट्रू, दे हैव नॉट बीन पुट इनटू इट इज एक्सप्रेस वर्ड। तो कंडीशन एज टू टाइटल, पहली कंडीशन क्या है इसके अंदर कि जो बेचने वाला है उसके पास टाइटल है, यानी कि वो असली मालिक है, इसलिए वो उस चीज को बेच रहा है। तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द फर्स्ट इम्प्लाइज कंडीशन ऑन द पार्ट ऑफ द सेल्स इज दैट इन केस ऑफ सेल ही हैज द राइट टू सेल द गुड्स, कि जो बेच रहा है उसके पास बेचने का राइट है। और जो एग्रीमेंट हो रहा है बेचने का, गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास, बायर is entitled to reject the goods, recover the price if the title turns out of defective। अगर कहीं पर भी टाइटल डिफेक्टिव निकलता है तो खरीदने वाला उस गुड्स को वापस कर सकता है और अपना पैसा रिटर्न में ले सकता है, क्योंकि वो इस बिहाफ पे खरीद रहा था कि बेचने वाले के पास बेचने की अथॉरिटी है। मान लो ए ने एक ट्रैक्टर खरीदा बी से एक ट्रैक्टर खरीद लिया, तो बी हैड नो टाइटल ऑफ द ट्रैक्टर, लेकिन ट्रैक्टर बी का था नहीं, वो किसी और का ट्रैक्टर लेके आया था। तो ए देन गोज ऑन टू यूज द ट्रैक्टर फॉर 3 मंथ, 3 महीने तक उसने ट्रैक्टर को यूज किया। 3 महीने बाद जो उसका लीगल ऑनर था ट्रैक्टर का, वो आ गया और उसने डिमांड किया ये ट्रैक्टर मेरा है, वापस कर दो। तो लॉ क्या कहता है? लॉ होल्ड ए टू बाउंड विद द लॉ हैंड ओवर द ट्रैक्टर टू रियल ऑनर। तो लॉ ये कहेगा कि ट्रैक्टर को उसके असली मालिक को वापस करना पड़ेगा, लेकिन उसने तो पैसा खर्च कर दिया था खरीदने के लिए। तो यहाँ पर उसके पास राइट आ गया कि जो बी था जिसने इलीगल इस ट्रैक्टर को बेचा, वो उससे रिकवरी कर सकता है परचेज प्राइस की, उसे पैसा वापस ले सकता है कि भाई तुमने मुझे गलत माल बेच दिया जो तुम्हारा नहीं था, इसलिए मेरा पैसा वापस कर दो। यहाँ पे कंडीशन भी है, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। मान लो कोई माल डिस्क्रिप्शन के बेस पर बेचा जाता है, मतलब या देखो माल बेचने के दो तरीके, या तो सैंपल दिखा के माल बेच देते हैं कि भाई ये सैंपल देख लो, इस तरह का माल आपके पास आएगा। सैंपल देख के उसने ऑर्डर दे दिया कि भाई सैंपल पसंद है, आप इसके मुझे 100 सामान भेज, मतलब 100 खिलौने भेज देना इसी सैंपल के। लेकिन जब खिलौने डिलीवर हुए तो चेक किया तो सैंपल से बिल्कुल अलग थे, मतलब सैंपल में जो प्लास्टिक लगा हुआ था वो बहुत अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन जो टॉयज डिलीवर हुए उसमें जो प्लास्टिक लगा था वो चीपर क्वालिटी का था। तो यहाँ पर जिसके पास माल आया उसके पास एक राइट आ गया
कि वो सैंपल के अकॉर्डिंग अगर माल नहीं हुआ तो उसको वापस करके अपना पैसा ले सकता है। अब यही माल मान लो डिस्क्रिप्शन के थ्रू बेचा गया था, डिस्क्रिप्शन का मतलब बोल के बताया कि खिलौना जो है इस तरह की प्लास्टिक का होगा, इस तरह का दिखता होगा, फोटो वोटो दिखा दी। अब जब माल डिलीवर हुआ तो वो डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल अलग था, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, चीपर क्वालिटी का था, और भी कई तरह की कमियां थी उसके अंदर। तो आप उस माल को भी वापस कर सकते हो, क्योंकि वो अप टू मार्क नहीं था, जिस तरह का बोला गया था उस तरह का माल वो बिल्कुल भी नहीं था। तो जहाँ पे सेल बाय डिस्क्रिप्शन होती है और माल उसके बराबर नहीं निकलता, क्वालिटी और फिटनेस जो होती है कम होती है, तो वहाँ पर आप उस माल को वापस कर सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन इसके साथ जुड़ी हुई है, सेल बाय सैंपल और सेल बाय डिस्क्रिप्शन के साथ। अब एसेंशियल क्या है? सेल डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो सेल में और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फ़र्क है? तो सेक्शन 4 कहता है, सेक्शन 4 कहता है कि जो सेल ऑफ गुड्स है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, जो किस में होता है? सेलर में और बायर में। बायर और सेलर जो भी एग्रीमेंट करते हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। जैसे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि अगर दिसंबर में सर्दियाँ आ गई तो मैं तुमसे 100 स्वेटर खरीद लूँगा, अगर दिसंबर में सर्दी नहीं आई तो फिर मैं स्वेटर नहीं खरीदूंगा। तो यहाँ पे कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर सर्दी आई तो वो स्वेटर खरीद लेगा, अगर सर्दी नहीं आई तो वो नहीं खरीदेगा। तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट कब इंप्लीमेंट होगा? जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल बाय कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन सेल बाय एग्रीमेंट की बात करें तो किसी भी चीज़ के लिए आपने फ्यूचर के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो फ्यूचर का टाइम जैसे ही आएगा वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा। मान लो एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल। एक एग्रीमेंट कब सेल बन जाएगा? जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तब वो एग्रीमेंट क्या बन जाएगा? सेल बन जाएगा। मान लो दो पार्टीज हैं इसके अंदर, एक सेलर और एक बायर, दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गुड्स के लिए कि गुड्स कब ट्रांसफर होगा, उसके लिए एक सर्टेन कंडीशन रख दी। अगर कंडीशन पूरी हो गई तो एग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाएगा, अगर कंडीशन पूरी नहीं हुई तो एग्रीमेंट टू सेल ही रह जाएगा, मतलब एग्रीमेंट पे ही खत्म हो जाएगा, सेल्स इफेक्टिव नहीं होगी। अगर हम ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी की बात करें, फॉर एग्जांपल ए ने बी से बयाना ले लिया और बोला मकान ट्रांसफर कर देंगे जैसे फुल पेमेंट आएगी। अब फुल पेमेंट आएगी तभी तो मकान ट्रांसफर होगा, फिजिकल डिलीवरी होगी मकान का, पोजीशन ट्रांसफर। अगर फुल पेमेंट आए नहीं तो मकान ट्रांसफर भी नहीं होगा। उसी तरह से प्राइस भी हो सकता है कि जैसे आप दुकान पे गए, आपने किसी सामान को खरीदने के लिए बोला, तो जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो सब दुकानदार आपको सामान हैंड ओवर नहीं करेगा, लेकिन सामान लेके आप आ नहीं सकते उस दुकान से। तो ये क्या है? प्राइस है। प्राइस से कंडीशन से जो है सेल परफॉर्म होती है। तो सेल में, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फ़र्क है? वही फ़र्क है जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट कब एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनता था? जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, जब वो कानून के हिसाब से सही हो, तब वो क्या बन जाता था? कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरह से एग्रीमेंट टू सेल कब सेल बनेगा? जब वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी जो एग्रीमेंट में बोली गई है। तो एग्रीमेंट टू सेल एक कंडीशनल एग्रीमेंट होता है और सेल तो एब्सोल्यूट होती है, इधर दो उधर ले लो, ये सेल है। इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है सेल के अंदर, और इसमें एग्रीमेंट टू सेल में कोई रिस्क नहीं होता, केवल एग्रीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो टाइटल होता है, गुड्स होता है, उसका ट्रांसफर नहीं होता है जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए। तो सेलर में सेल एग्रीमेंट में बायर का इंपॉर्टेंट रोल है, राइट टू सेल का, और कंडीशनल में एग्रीमेंट में सेलर का है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें सेलर की होती है, इसमें बायर्स की होती है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। इसमें आपको सेल समझना चाहिए कि सेल की डेफिनेशन क्या है, एग्रीमेंट टू सेल की क्या डेफिनेशन है, बताइए। सर सेल में रिस्क कैसे इन्वॉल्व होता है? सेल में रिस्क ऐसे इन्वॉल्व होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी से एग्रीमेंट साइन कर लिया सेल करने का और वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो आपका माल जो है वो अनबिका रह गया ना आपके पास ही, क्योंकि आपने तो किसी और से भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और किसी से नहीं किया, तो फिर आपका वो माल जो है बेकार हो गया। मान लो अगर कोई ऐसे नेचर का माल है जो खराब हो जाएगा, पेरिशेबल गुड्स है, तो वो पेरिशेबल गुड्स जो है वो टाइम पीरियड कंप्लीट होते ही खराब, तो उसमें क्या लॉस हो जाता है सेलर को। अब है अगला, caveat emptor has become almost the rule of caveat vendor। अब caveat emptor और caveat vendor, ये डॉक्ट्रिन ऑफ caveat emptor भी कहते हैं इसको।
ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है लेट द बायर बी अवेयर, यानी कि खरीदने वाला सावधान रहे, क्रेता सावधान रहे एक नियम है जो सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोई भी वारंटी, कोई भी कंडीशन जो उसकी क्वालिटी के लिए, फिटनेस के लिए की जा रही है, उसमें खरीदने वाले की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो खरीदने से पहले चेक कर ले। अगर वो चेक नहीं करता है, फॉर एग्जांपल बोलने वाला तो बता रहा है, डिस्क्रिप्शन कर रहा है गुड्स का, लेकिन एट अ टाइम डिलीवरी भी हो रही है और आपको वो चीज़ दिखाई जा रही है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, क्रेता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सावधान रहे। सावधान रहे मतलब अपनी चॉइस को अपने हिसाब से चेक कर ले पहले, तभी उसकी पेमेंट करे। अगर कोई भी इन्फीरियर गुड्स उसको डिलीवर हो जाती है तो उसके लिए बाद में वो ये शिकायत नहीं कर सकता है कि उसको ख़राब घटिया माल डिलीवर कर दिया गया। फॉर एग्जांपल आप किसी शोरूम में जाते हैं, आप किसी कपड़े को ख़रीद रहे हैं, तो आपके पास पूरी आज़ादी है, आप उस कपड़े को पहन के, उसके कपड़े को हाथ लगा के, उसके बारे में जो भी पूछना है वो पूछ के ले सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने वो कपड़ा खरीद लिया, उसके बाद आप शोरूम में जाके बोलोगे कि इसका कपड़ा तो डिफेक्टिव लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, कलर पसंद नहीं आ रहा है, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो शोरूम की मर्जी के ऊपर डिपेंड है, उसको रिटर्न भी करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्रेता सावधान रहे ये नियम लागू होता है। जैसे ए ने एक घोड़ा खरीदना था और वो घोड़े को कहाँ भगाना चाहता था, रेस में भगाना चाहता था। वो गया एक घोड़ा बेचने वाले के पास, उसने कई घोड़े दिखाने को बोला, उसने कई घोड़े उसको दिखा दिए, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि वो घोड़ा रेस में डराएगा। उसने एक घोड़ा देखकर पसंद कर कर खरीद लिया, वो बहुत अच्छा घोड़ा था देखने में, लेकिन जब वो घर लेके आया और उसने उसको दौड़ाया तो उसको पता लगा घोड़े के जो पैर में डिफेक्ट है, वो ठीक से दौड़ नहीं पाता। तो यहाँ पर वो जाके उसको ये नहीं कह सकता कि भाई घोड़ा मुझे रेस में इस्तेमाल करना है, तुमने मुझे कैसा घोड़ा दे दिया, क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ केवियट एम्पटर लागू होगा कि क्रेता सावधान रहे। तो जब सामने दिखा के चीज़ बेची जाती है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आप उसको दौड़ा के, भगा के, बैठा के, कैसे भी करके चेक कर लो, लेकिन बाद में आके आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। तो ये नियम है, क्रेता सावधान रहे। केवियट एम्पटर, केवियट एम्पटर होता है क्रेता सावधान रहे। तो फिटनेस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द बायर पर्पस, खरीदने से पहले वो ये चेक कर ले कि जो भी चीज़ मैं खरीद रहा हूँ वो मेरे काम की है कि नहीं है, ये फिटनेस के अकॉर्डिंग, मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए उतनी फिटनेस इसके अंदर है कि नहीं। जैसे साइकिल आप खरीदने गए तो आप चेक कर लो कि जिस पर्पज़ के लिए आप साइकिल ले रहे हैं, ये साइकिल उस पर्पज़ के लिए ठीक है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप पहाड़ों में जाना चाहते हो और आपको गियर वाली साइकिल चाहिए, आप दुकान पे गए, आपने बोला मुझे साइकिल दिखा दो, लेकिन आपने गियर बोला ही नहीं, उसने भी साइकिल दिखा दी, आपने भी भूल गए कि चेक ही नहीं किया कि उसमें गियर है कि नहीं। फिर बाद में आप पहाड़ों पे चढ़ाने लगे तो आपको दिक्कत होने लगी, तो फिर आप आगे शिकायत कर रहे हो कि मुझे तो पहाड़ों पे जाना था और आपने मुझे गियर वाली साइकिल, तो उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसने सामान दिखा के बेचा है। तो जहाँ पे दिखा के सामान बेचते हैं वहाँ पे कोई गलती नहीं। जैसे आप अमेजोन से कोई सामान मंगाते हैं तो वो कहते हैं ओपन बॉक्स डिलीवरी आप ले सकते हो, तो इसका मतलब क्या है कि बाद में आप कंप्लेंट करके चीज़ वापस नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं होगा, उस समय चेक कर लो जब डिलीवरी हो रही है, अगर आपको पसंद आए तो ले लो, अदरवाइज वापस ले जाएगा वो सामान को। तो इसे कहते हैं केवियट एम्पटर। ये एक रूल है जो कहता है क्रेता सावधान रहे। इसमें अगर कोई भी चीज़ सैंपल के थ्रू बेची जा रही है, कोई भी चीज़ अगर डिस्क्रिप्शन के थ्रू बेची जा रही है, तो फिर ये नियम लागू नहीं होता। फिर ये जो क्रेता सावधान रहे वाला नियम है ये लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप सामान देख नहीं रहे, आपको सामान बताकर या सैंपल दिखाकर बेचा जा रहा है। अगर सैंपल के अकॉर्डिंग सामान नहीं निकलता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, फिर आपके पास केवियट एम्पटर का कोई डॉक्ट्रिन नहीं है। वो मालिक ये मना नहीं कर सकता कि भाई मैंने तो आपको पहले सामान दिखा दिया था, क्योंकि आपने केवल सैंपल दिखाया था और डिलीवर माल जो है वो सैंपल माल से बिल्कुल अलग है। तो ये केवियट एम्पटर का एक प्रिंसिपल है जो मैंने आपको बताया। अगला है कंडीशन और वारंटी में क्या फ़र्क है। तो वारंटी किस लिए दी जाती है? एश्योरेंस के लिए दी जाती है, यहाँ पे बायर के लॉसेस को कवर किया जाता है, वो है वारंटी। कंडीशन का मतलब कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस की गारंटी दी जाती है, कंडीशन की गारंटी दी जाती है। अगर हम बात करते हैं इंडियन सेल गुड एक्ट की, तो ये 1930 में कवर है। अगर हम बात करते हैं कंडीशन की, अगर हम बात करते हैं वारंटी की, तो वारंटी भी सेल्स गुड्स में कवर है, वारंटी भी सेल्स के साथ ही दी जाती है। अगर हम बात करते हैं कंडीशन, ये डायरेक्टली एसोसिएटेड होती है। अगर बात करते हैं गारंटी की, तो ये सब्सिडरी फैक्टर होता है, यानी कि बाद के लिए दी जाती है, फ्यूचर के लिए दी जाती है। अगर कंडीशन पूरी ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, अगर गारंटी पूरी ना हो तो क्लेम मिल जाता है डैमेजेस का, मतलब
डैमेजेस का आप केस कर सकते हैं इसके ऊपर। अब कंडीशन और वारंटी को डिफाइन कर देना यहाँ पर कि एक्सप्रेस कंडीशन और इम्प्लाइड कंडीशन, और उसी तरह से वारंटी को। तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा आपका। अब है सेल बाय डिस्क्रिप्शन और सेल बाय सैंपल में क्या फ़र्क है, ये मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया है। जब आप माल को दिखाकर सैंपल के थ्रू बेचते हैं तो वो सेल बाय सैंपल है। यहाँ पे बेचने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जब वो माल को डिलीवर करेगा तो वैसा ही माल डिलीवर हो जैसा सैंपल दिखाया है। ये सेम सेल बाय सैंपल के अंदर कंडीशन है जो ऑटोमेटिकली इसके साथ जुड़ी हुई है। और सेल बाय डिस्क्रिप्शन में जो कंडीशन है वो ये है कि जो भी डिस्क्रिप्शन आपने दी है माल एज इट इज़ वैसा ही पहुंचना चाहिए। उसमें जो जो क्वालिटीज़ आपने बताई होंगी सेल बाय डिस्क्रिप्शन में वैसा ही माल डिलीवर होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो कब माल को रास्ते में रोक सकते हैं। तो अनपेड सेलर के पास ये राइट होता है कि वो माल को गुड्स डिलीवर होने से पहले रास्ते में रोक सकता है, मना कर सकता है डिलीवरी करने से। ये क्वेश्चन आपके सारे कंप्लीट है। इसमें रिपीटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार रिपीट होती है, तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का, और कोशिश ये करना है कि कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, सेल्स के भी तैयार करने हैं, पार्टनरशिप के भी। और सेल्स और पार्टनरशिप के पहले तैयार कर लेना क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन है, और फिर तैयार कर लेना इसके। और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो दो ही चीज़ें कवर हुई हैं, एक तो बेलमेंट एग्रीमेंट और दूसरा वो मॉर्गेज प्लेज, ये सब जहाँ पे आपने